अप्लाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम यूनिट जब स्टार्ट करेंगे तो पहला टॉपिक हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को ये तो पता चल गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन क्या आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो? क्या सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो सकती है? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते हो? तो ये उसकी एप्लीकेशन है कि जो चीज आपने पढ़ी अब आपने उसको क्या करना है, आपने उसको अप्लाई भी करना है। जो वीडियो की क्वालिटी का इशू है उसमें आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को 480 पिक्सल पे कर दें, तो 480 पे आपको बेस्ट क्वालिटी नजर आ रही होगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब आपने तैयारी करनी है तो तैयारी किस तरह से करनी है, क्या चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट हैं कवर करने के लिए। तो फर्स्ट यूनिट आपका पीएमसी के अकॉर्डिंग, और जो हम भी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1, दैट इज फोर्स एंड मोशन। अगर हम इसको एफएससी के सिलेबस के हवाले से बात करें तो एफएससी के सिलेबस के हवाले से ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, और हम इस चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक हमने कवर नहीं करना और कोई टॉपिक हमने स्किप भी नहीं करना, 100% हम इसको कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन को डिस्कस करते हैं, बॉडी की स्टेट को डिस्कस करते हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, तो हम उसको डिस्कस करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पर हम बॉडी की पोजीशन को और मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो तरह का है। एक हमारे पास होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल, यानी जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हुए हम बॉडी की स्टेट को डिस्कस करेंगे, या तो वो इनर्शियल होगा और या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो नॉन इनर्शियल होगा। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में क्या डिफरेंस होता है? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन एक्सेलेटेड हो, क्या हो, नॉन एक्सेलेटेड। नॉन एक्सेलेटेड का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलेशन आपके पास क्या हो, जीरो। यानी अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया एक्स वाई और जी, अगर मेरा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सेलेट नहीं करता, यानी उसकी एक्सेलेशन क्या है, वो जीरो है। अब एक्सेलेशन जीरो होने का मतलब ये होगा कि या तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास रेस्ट पर होगा, और अगर वो मूव कर रहा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और एक बात यहां पर याद रखनी है कि जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, चाहे हमारे पास वो क्लासिकल मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन हो या वो क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेटिविटी थ्योरी हो, वो सारे के सारे लॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ऐसा हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक ऐसा रेफरेंस है जो एक्सेलेटेड होता है। अब एक्सेलेटेड नाम से जाहिर होता है कि जहां पर आपके पास एक्सेलेशन क्या होगी, नॉन जीरो, और जब आपके पास एक्सेलेशन नॉन जीरो होगी इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म। लॉज ऑफ मोशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होते, नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होते। तो हमसे जब भी एमसीक्यू पूछा जाएगा कि जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन को डिस्कस करेंगे तो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करेंगे, हमारा आंसर होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें रहते हुए हम किसी बॉडी की पोजीशन को कि अलोंग एक्स उसका कोऑर्डिनेट क्या है, अलोंग वाई उसका कोऑर्डिनेट क्या है, अलोंग जी उसका कोऑर्डिनेट क्या है, हम उसकी पोजीशन को डिस्कस करते हैं और फिर उसकी चेंज इन पोजीशन को, उसकी मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात हमारे पास ये आती है कि बॉडी की स्टेट्स क्या है। अगर हम बॉडी की स्टेट्स को डिस्कस करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी की दो स्टेट्स होंगी, या तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होगी यानी रेस्ट पोजीशन, या फिर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी और उसको क्या बोलेंगे, दैट इज स्टेट ऑफ मोशन। यानी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए हम बॉडी की पोजीशन को देख रहे हैं, अगर उसमें रहते हुए बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, जहां पर है वहीं पर है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस एक जैसा रहे, तो हमारे पास ये क्या है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। लेकिन अगर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी क्या करे, चेंज करे अपनी पोजीशन को,
जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा उसके रेफरेंस है, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी? ये हमारे पास स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगी। हमने इस यूनिट के अंदर जो डिस्कस करना है वो बेसिकली मोशन को डिस्कस करना है और मोशन के इफेक्ट्स को डिस्कस करना है। अब मोशन के इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक कवर होगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ही सिंपल टॉपिक हमें लगता है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज कई दफ़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और अगर हम एमडी कैट के पास पेपर्स को देखें तो हमें इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मिल रहे होते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूं, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आपस में जो रेशो है वो क्या होती है? ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशो होती है दैट इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। अच्छा, बच्चों का आंसर जो आया वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, बिल्कुल बात ठीक है। फिर ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है, इक्वल टू 1 भी आ रहा है। याद रखिएगा इन जनरल जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो हमसे पूछेगा तो याद रखें ये या तो इक्वल टू 1 होती है या ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है? या तो इक्वल टू 1 और या फिर ग्रेटर देन 1। अब इस टॉपिक में हम डिफरेंट एग्जांपल्स में इनको देखेंगे कि कब ये इक्वल होता है और कब ये ग्रेटर होता है। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमारे पास होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी बॉडी मूव करते हुए जिस पाथ को फॉलो करती है, अगर उस पाथ की लेंथ को फाइंड कर लिया जाए तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करो हमारे पास एक बॉडी एक कर्व पाथ में मूव करती है कि लेट्स से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स और वाई, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, और ए टू बी मूव करते हुए वो इस कर्व पाथ को अडॉप्ट करता है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन के मुताबिक हम अगर इस कर्व पाथ की लेंथ को फाइंड कर लें तो ये हमारे पास क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा। इसी तरह से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं तो फर्ज करो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और हमारे पास बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन करती है। इस सर्कुलर पाथ का लेट से हमारे पास जो रेडियस है वो आर है, और बॉडी पॉइंट ए से मूव करके दोबारा पॉइंट ए पर आ जाती है। तो एक उसने कंप्लीट रोटेशन कर दी, एक कंप्लीट राउंड मुकम्मल कर लिया। अगर हमसे पूछा जाए कि इस कंप्लीट राउंड में उसका जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितना है, तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस लेंथ है। तो सर्कल की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? सर्कल की लेंथ को बोलते हैं सरकमफेरेंस। सर्कल की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, वो 2πr के इक्वल होगा। यानी डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है। एक और एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं इसको। हमारे पास एक प्लेयर है, वो एक बॉल को हवा में उछालता है, अपवर्ड थ्रो करता है, और कुछ देर के बाद बॉल को दोबारा से कैच कर लेता है। अगर मैं कहता हूं कि टोटल हाइट जो बॉल ने अटेन की वो h है, और हमसे पूछा जाए कि बताएं इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ है ना, तो h उसने डिस्टेंस कवर किया ऊपर जाने में, h डिस्टेंस कवर किया नीचे आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? वो 2h के इक्वल आया। तो डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ द पाथ। और लास्ट एक एग्जांपल दे के वापस आते हैं कि अगर हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल ली जाए कि लेट से एक पेंडुलम है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो a के इक्वल है, तो 1 वाइब्रेशन में उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 वाइब्रेशन में उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा अगर उसका एम्पलीट्यूड a है? मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं। 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड। रीजन क्या है? देखिए उसने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, तो a डिस्टेंस कवर किया जाने में, a डिस्टेंस कवर किया आने में, ये हुई हाफ वाइब्रेशन। फिर एक डिस्टेंस एक्सट्रीम तक जाने में और a डिस्टेंस एक्सट्रीम से वापस आने में। तो इस केस में अगर हमसे पूछा जाता कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, तो हमारा आंसर होगा 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड।
तो डिस्टेंस इज सिंपली लेंथ ऑफ द पाथ, जो पाथ फॉलो करें उसकी लेंथ को फाइंड कर लें, आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और इतना कहना जरूरी काफी नहीं है कि सिंपली ये दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हमें ये साथ कहना पड़ेगा कि जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। ये हमारे पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब लेफ्ट वाली एग्जांपल में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है, मैं क्या करूंगा? मैं डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करूंगा। और सबसे आसान तरीका बताता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सबसे आसान तरीका यह होता है कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है उधर वेक्टर की टेल रखो, जो फाइनल पॉइंट है वहां वेक्टर का हेड रखो। तो जब आप टेल रखोगे कहां पर? इनिशियल पॉइंट पर। हेड रखोगे कहां पर? फाइनल पॉइंट के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो मैंने वही काम किया, मैंने टेल रखी इनिशियल पॉइंट पे, हेड रखा फाइनल पॉइंट पे। तो ये जो मेरे पास वेक्टर आया, ये वेक्टर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। और यही इन दोनों के दरमियान क्या है? ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आइंदा कभी भी आपने कहीं पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करना होगा तो आपने इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है जिसकी टेल इनिशियल पॉइंट पे और हेड उसका फाइनल पॉइंट पे होगा। और जब आप उस वेक्टर की लेंथ को फाइंड करोगे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो आप ले रहे हो। डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बात और कही जाती है, और वो क्या बात है? कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये बॉडी की पोजीशन का चेंज है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी जब तक एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, बॉडी डिस्प्लेस नहीं करती। इसलिए तो कहते हैं कि जब बॉडी अपना राउंड कंप्लीट करे तो जहां से चली दोबारा वहीं पर आ गई। तो जहां से चली अगर दोबारा वहीं पर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास ओवरऑल उसके राउंड के अंदर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? वो 0 होगी। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी की जो पोजीशन में चेंज हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं आगे जाकर वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज होती है। अब आगे चलें, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। डिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं कि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड ली जाती है। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। मैंने ये कहा बच्चे कि डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन है। जब तक बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, जब तक बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, बॉडी डिस्प्लेस नहीं करती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बॉडी की पोजीशन का चेंज होना जरूरी है। ये पॉइंट आगे मैंने फर्दर एक्सप्लेन भी करना। तो डिस्टेंस स्केलर है। इसमें जब भी आप कहीं पर देखोगे तो दो चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रही होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगी और दूसरी चीज क्या होगी? डायरेक्शन। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सी क्वांटिटी है? ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट यूनिट से काम, बल्कि मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए आपको स्केलर के लिए। और वेक्टर के लिए अब मैग्नीट्यूड और यूनिट से अकेला काम नहीं चलेगा, आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा अब तीसरी चीज एक रिक्वायर्ड है, और वो क्या है? डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का होना जरूरी होता है। एक और पॉइंट एमसीक्यू के हवाले से, स्पेसिफिकली डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट के बारे में यह कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट में जो बॉडी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यह बेसिकली एक यूनिक पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट में जो बॉडी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है? ये एक यूनिक पाथ होता है। यूनिक पाथ का मतलब समझिएगा। यूनिक पाथ का मतलब ये है कि वो पाथ एक्चुअल पाथ भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है। जैसे आप इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट था, क्या वो एक्चुअल पाथ था? कि जो बॉडी ने पाथ फॉलो किया, क्या वही पाथ उसकी डिस्प्लेसमेंट थी? नो। तो यूनिक पाथ का मतलब होगा कि दैट मे और मे
नॉट बी द एक्चुअल पाथ। तो अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो बॉडी का एक्चुअल पाथ होता है वो होता है, नो, वो एक्चुअल पाथ हो भी सकता है और एक्चुअल पाथ नहीं भी हो सकता। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये जो दी कर्व पाथ की, क्या यहां पर एक्चुअल पाथ था? नो। फिर माइंड में ये आता है कि कब ऐसा होता है कि दोनों का पाथ सेम होता है। तो याद रखिएगा कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए जो आपका यूनिक पाथ है वो आपका एक्चुअल पाथ भी है। स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए जो आपका यूनिक पाथ होगा वही आपका क्या होगा, एक्चुअल पाथ भी होगा। लेकिन उसके अलावा हमेशा हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक यूनिक पाथ कंसीडर किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगर डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो याद रखिएगा स्केलर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर हमारे पास डिस्टेंस की बात की जाए तो किसी भी कोर्स ऑफ मोशन में, एक मोशन के दौरान हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बढ़ता है, ऑलवेज इंक्रीजेस। इस सर्कुलर पाथ में बॉडी ने एक राउंड मुकम्मल किया, डिस्टेंस 2 पाई आर। बॉडी ने 2 कंप्लीट किए 2 टाइम्स 2 पाई आर, 3 किए 3 टाइम्स 2 पाई आर, 4 किए 4 टाइम्स 2 पाई आर। पेंडुलम अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, एक डिस्टेंस 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड, 2 कंप्लीट करेगा 2 टाइम्स 4 ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड, 3 करेगा 3 टाइम्स। इसका मतलब डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा किसी कोर्स ऑफ मोशन के अंदर हमेशा इंक्रीज करता है और कभी भी डिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज नहीं करता, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है। कैसे? अगर अपवर्ड मोशन को आप पॉजिटिव लोगे तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, अगर अपवर्ड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, वो जीरो भी हो सकती है। एक ही मोशन में रहते हुए पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। इस एग्जांपल में आपको देता हूं, जिस प्लेयर ने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया था, ऊपर जाते हुए अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो नीचे आते हुए डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव। ऊपर जाते हुए अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो नीचे आते हुए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। और जब बॉल को उसने कैच कर लिया तो उस पॉइंट पे जाके डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, वो जीरो हो गई। तो एक ही मोशन में डिस्प्लेसमेंट अपने आप को चेंज करता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। लेकिन डिस्टेंस ऐसे नहीं करता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो इन एनी कोर्स ऑफ मोशन। फिर इसके अलावा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज और इंक्रीज। डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है किसी मोशन में और डिस्प्लेसमेंट उस मोशन में कम भी हो सकता है विद टाइम। दोनों चीजें पॉसिबल हैं। जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दी, ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ रही है तो नीचे आते हुए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। फिर एक बच्चे ने पूछा क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? तो याद रखिएगा अगर आपको कहीं पर लिखा जाए कि डिस्टेंस की वैल्यू जीरो तो वहां लाजिम है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी जीरो। और ये कब पॉसिबल है, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पर हो, उसके अलावा नहीं। तो रेस्ट पोजीशन में दोनों जीरो हो सकते हैं, उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास जीरो हो और डिस्टेंस जीरो हो, ऐसा नहीं होगा। रेस्ट पे ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब जो मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी सर्कुलर मोशन की, आपने सर्कुलर मोशन में मुझे ये तो बता दिया कि उस सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास एक रोटेशन के अंदर डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर है। मुझे बताओ उसी एक रोटेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अगर एक रोटेशन के अंदर आपके पास डिस्टेंस 2 पाई आर है तो हमारे पास उसी एक रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? बिल्कुल आपका आंसर होगा जीरो। उस सर्कुलर पाथ के अंदर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो जीरो। वजह यह कि जो उसका पॉइंट था इनिशियल वही उसका पॉइंट है फाइनल, चेंज ही नहीं आया। जब पोजीशन में चेंज नहीं आया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो। इसी तरह इस वाइब्रेटरी मोशन के अंदर एक वाइब्रेशन के लिए अगर आपका डिस्टेंस जीरो है तो पोजीशन अगर चेंज नहीं हुई तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो जीरो है। सिमिलरली जो बॉल को आपने अपवर्ड थ्रो किया था वहां डिस्टेंस तो 2h था लेकिन पोजीशन में चेंज नहीं आया तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर क्या है, वो जीरो है। तो ये तीनों जो मैंने एग्जांपल दी, मैंने कंप्लीट राउंड के लिए एग्जांपल दी, तो तीनों में
हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब कुछ पॉइंट हमें इन एग्जाम्पल से समझ आते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? वो पॉइंट ये है कि हमारे पास ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये क्लोज पाथ की हैं। कौन सा पाथ है? क्लोज पाथ। क्लोज पाथ वो पाथ होता है जहां पर जो पॉइंट इनिशियल हो वही पॉइंट फाइनल हो। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, जिसमें पोजीशन चेंज ना हो रही हो। तो क्लोज पाथ में याद रखिएगा, जब पोजीशन चेंज नहीं होती तो इस केस में आपका डिस्टेंस कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होती है। ऑलवेज जब भी क्लोज पाथ होगा डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, नेवर बी इक्वल टू 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी? वो 0 के इक्वल आएगी। अब्दुल बासित, डिस्टेंस 0 के इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। एक और पॉइंट जो आपने याद रखना है, ऊपर मैंने बात की थी यूनिक पाथ की, तो उससे रिलेटेड पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास स्ट्रेट पाथ होगा, लीनियर पाथ होगा, चाहे स्ट्रेट का वर्ड यूज करो चाहे लीनियर पाथ का वर्ड यूज करो, तो स्ट्रेट पाथ या लीनियर पाथ के अंदर आपके पास हमेशा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस केस में, इस एग्जाम्पल के अंदर, कि स्ट्रेट पाथ की एग्जाम्पल के अंदर आपके पास जो यूनिक पाथ आपका है डिस्प्लेसमेंट के लिए, वही आपका क्या है? वो एक्चुअल पाथ है। बच्चे ने पूछा सर वाई ओनली मैग्नीट्यूड? बच्चे स्केलर और वेक्टर कंपेयर नहीं होंगे ऐसे। जब भी आपने स्केलर और वेक्टर को कंपेयर करना होगा तो मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर करना होगा। पुनहाल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। क्या हो गया आपको? बेसिक चीज है और उसमें आप गलती कर रहे हो। रकिया पूछती है द टॉप पोजीशन में बॉल जब रेस्ट पर होती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे कह सकते हैं इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले। अब ये जो एग्जांपल्स आपने देखी, इन एग्जांपल से हमें एक बात समझ आती है, और वो बात समझ आती है एक रिलेशनशिप, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप ये है कि जब हमारा स्ट्रेट पाथ होगा तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। कब? स्ट्रेट पाथ। उसके अलावा कोई भी एग्जांपल आप ले लें, कोई भी, हमेशा आप देखोगे कि डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो अगर हमसे पॉसिबिलिटीज पूछी जाएं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो ये पॉसिबिलिटी आप लोगों ने याद रखनी है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। और अगर पूछा जाए कि क्या चीज पॉसिबल नहीं है, तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी डिस्प्लेसमेंट से लेसर नहीं हो सकती। ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा क्या पॉसिबल नहीं है? इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नॉन 0 हो। याद रखिएगा ये दोनों चीजें हमारे पास पॉसिबल नहीं होती। दीज आर नॉट पॉसिबल। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मिकदार है, क्वांटिटी है किसी चीज की। अब इन चीजों की बेस पे कुछ क्वेश्चंस जैसे आपने एलएमएस पे भी देखे, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर या इक्वल है, तो अगर मैं आपसे रेशो पूछूं, ऊपर डिस्टेंस है नीचे डिस्प्लेसमेंट है, आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर ये आएगा कि ये रेशो या तो 1 के इक्वल या 1 के ग्रेटर होगी। ये करेक्ट है, या तो 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर। दूसरी चीज एक और भी याद रखें, अगर आपसे एग्जामिनर ये रेशो उल्टी करके पूछे, ऊपर ले डिस्प्लेसमेंट और नीचे ले डिस्टेंस, अब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, अब न्यूमरेटर आपके पास बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो अब क्या होगा? अब आपका आंसर 1 के इक्वल तो हो सकता है स्ट्रेट पाथ में, उसके अलावा क्या होगा? 1 से लेसर होगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है,
और उसके मुताबिक आपने आंसर देना है रेशो के बारे में। और रेशो में एक चीज का ख्याल रखें, जिस क्वांटिटी का नाम पहले आएगा वो न्यूमरेटर में होगा, ऊपर होगा, जिसका बाद में आएगा वो डिनोमिनेटर में नीचे होगा। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन ऊपर कौन नीचे। तो जिसका नाम पहले वो ऊपर, जिसका नाम बाद में वो नीचे। तो डिस्टेंस बड़ा होता है, तो डिस्टेंस जब ऊपर आएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से ग्रेटर। डिस्टेंस बड़ा होता है, जब ये नीचे आएगा तो ये वैल्यू को 1 से क्या कर देगा, छोटा कर देगा। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मेथड के थ्रू कैसे हम सॉल्व करते हैं। और मैं अब चाहूंगा कि अब आप लोगों का पूरा फोकस इस पॉइंट पे होना चाहिए ताकि आप इसको समझें कि वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड किया जाता है। देखें, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये स्टेटमेंट मैंने लिखी थी ऊपर कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन। और यहां पर मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं और वो ये है चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी। क्योंकि जब आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे, एक्स वाई और जी एक्सिस लोगे, तो वहां पर उस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर उस पोजीशन वेक्टर के चेंज को कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके चेंज को कैलकुलेट करने से हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आ जाएं इसकी तरफ कि कैसे। छोड़ दें लाइव चैट में मैसेजेस। मैंने शुरू में कहा था कि फोकस करें, जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें। फर्स्ट करें, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। और जो पहले मैंने एग्जांपल दी थी उस एग्जांपल को लेते हुए बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे आती है, ये उसका कर्व आता है जिसको फॉलो करती है। हम एग्जामिनर ये कहता है कि जब पॉइंट ए से बॉडी पॉइंट बी पे आई तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2 7। 2 7 का मतलब होता है अलोंग एक्स उसकी पोजीशन 2 है, अलोंग वाई उसकी पोजीशन 7 है। और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट हमें ये कहेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 6 4, मतलब अलोंग एक्स उसकी पोजीशन 6 है और अलोंग वाई उसकी पोजीशन कितनी है, 4 है। आपको एग्जामिनर कहेगा इन पॉइंट्स को देने के बाद फाइंड करें हमारे पास अगर बॉडी ए टू बी मूव करती है फ्रॉम 2 7 टू 6 4, उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या है। और आप जब ऑप्शंस को देखते हो तो आपको ऑप्शंस में दो चीजें नजर आती हैं। हर ऑप्शन के अंदर आपको मैग्नीट्यूड भी नजर आती है कि फर्ज करो 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। और इसके अलावा आपको यह भी नजर आता है कि उसकी डायरेक्शन भी आपको लिखी हुई है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से, या एंगल की फॉर्म में गिवन है। अब हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको मेथड बताता हूं और उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। पहले मेथड सुने क्या है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने पोजीशन वेक्टर का चेंज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम यहां पर पोजीशन वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। एक पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए के ऊपर। अब पोजीशन वेक्टर अगर किसी को याद नहीं है तो उसके लिए बता दूं, पोजीशन वेक्टर स्टार्ट होता है ओरिजिन से, उसकी टेल ओरिजिन पे होती है और हेड उस पॉइंट पे होता है जिसकी पोजीशन फाइंड करनी है। इसको मैं नाम दे देता हूं आर ए का। और दूसरा जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं ड्रॉ करता हूं ओरिजिन से लेकर कहां तक, बी तक, और इसको मैं नाम दे देता हूं, ये क्या है, ये आर बी। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जो ए से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, बी तक। और इस वेक्टर को मैं यहां नाम दे देता हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा आर। तो ये मुझे डेल्टा आर कैलकुलेट करना। अब जैसे ही मैंने पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ किया, मैंने डेल्टा आर को रिप्रेजेंट किया, तो मुझे एक सामने एक हेड टू टेल रूल से बनती हुई एक डायग्राम नजर आ गई जिसमें ये मेरे पास आर ए है। इस आर ए के अंदर अगर आप देखो तो इसका हेड इसकी टेल से मिल रहा है, ये डेल्टा आर। और ये देख रहे हैं हम कि इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है जो किसके इक्वल है, आर बी। क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है वो पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक होता है। तो इस डायग्राम को देखते हुए क्या मैं लिख सकता हूं कि आर ए वेक्टर
डेल्टा आर में ऐड हो रहा है और ये किसके इक्वल है, ये आर बी के इक्वल है। तो अगर मुझे डेल्टा आर कैलकुलेट करना है तो आर ए राइट पर आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी आर बी माइनस आर ए। ये वो डेफिनेशन है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन, कि ये उन पोजीशन वेक्टर्स का चेंज है। और चेंज कैसे फाइंड करना है, फाइनल में से इनिशियल को सेपरेट करना। अब वेक्टर कैसे लिखते हैं, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आप उस कोऑर्डिनेट से वेक्टर कैसे लिखोगे, पहला आई के लॉन्ग होता है उसके साथ आई लिख दोगे, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव 2i, दूसरा जे के लॉन्ग जे लिख दोगे, और अगर तीसरा भी होता उसके साथ के लिख देते हैं। और जो सेकंड वेक्टर है उसको मैं अगर लिखूं तो वो 6i प्लस 4j होगा। अब यहां पर आपने डेल्टा आर की वैल्यू को पुट कर देना, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो, यहां पर रखो बी वेक्टर को और बी वेक्टर में से ए को सेपरेट कर दो। बी है 6i प्लस 4j और जो ए है वो 2i प्लस 7j है। सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, i सब्ट्रैक्ट i से होगा और j सब्ट्रैक्ट j से होगा। अब i को i से और j को j से सब्ट्रैक्ट करो तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा, और 4 माइनस 7 ये नेगेटिव 3j आएगा। मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा आर को लिख लिया कि वो चेंज इन पोजीशन है। अब डेल्टा आर अगर चेंज इन पोजीशन है तो आपने फाइनल में से इनिशियल को सेपरेट करना है। तो आर बी वेक्टर मैंने यहां लिख दिया, ये फाइनल, आर ए मैंने यहां लिख दिया। हमेशा आई में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, जे में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। तो आपने 6i में से 2i सब्ट्रैक्ट किया, 4i आ गया, और 4j में से 7 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4j माइनस 7 ये माइनस 3j आएगा। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आगे अगर आपको कैलकुलेट करनी है मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका आप लोग जानते हो कि क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और अगर z होता तो z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 4, y का कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। यूनिट सा लिख दूंगा, मीटर नहीं लिखूंगा, मीटर तो गिवन ही नहीं है, तो मीटर कैसे लिख रहे हो आप। जब यूनिट गिवन होते हैं तो तब यूनिट लिखते हैं, जब यूनिट गिवन ना हो तो यूनिट्स लिखा जाता है, सिर्फ 5 यूनिट्स। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में आपको 3 तरह से समझाऊंगा। या तो आपकी ऑप्शंस के अंदर लिखा होगा क्वाड्रेंट कि ये डिस्प्लेसमेंट किस क्वाड्रेंट के अंदर है, या फिर आपके पास लिखा होगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग, और या फिर वहां पर एंगल की फॉर्म में पूछा जाएगा। 1 बाय 1 तीनों को देखें। आप सब लोग जानते हैं क्वाड्रेंट्स को जब डिस्कस किया जाता है कि आपके पास पहले क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास y पॉजिटिव और x नेगेटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। अब हमने जो वेक्टर फाइंड किया था उस वेक्टर के साइंस देखो, उसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब क्वाड्रेंट के मुताबिक इसका अगर आंसर आएगा तो वो क्या आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आ जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बेस पर। इसी एक्स वाई को हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे, हम एक्स को बोलेंगे ईस्ट तो नेगेटिव एक्स को बोलेंगे वेस्ट, वाई को बोलेंगे नॉर्थ तो नेगेटिव वाई को बोलेंगे साउथ। अब जरा इसके मुताबिक बताएं वेक्टर कहां लाई करता है। अगर वेक्टर पहले में लाई करता तो नॉर्थ ईस्ट होता, दूसरे में लाई करता तो नॉर्थ वेस्ट होता, तीसरे में लाई करता तो साउथ वेस्ट होता, चौथे में है तो चौथे के लिए यहां पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे साउथ ईस्ट। कन्वेंशन के अंदर पहले साउथ नॉर्थ यूज होता है, कन्वेंशन को फॉलो करना, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या है साउथ ईस्ट में। तीसरी चीज पर आए, एंगल। एंगल फाइंड करने के लिए आप लोग पढ़ते हो tan इनवर्स
ऊपर आता है y कोऑर्डिनेट और नीचे आता है x कोऑर्डिनेट। तो अगर एंगल पूछा जाए कि साउथ ईस्ट में किस एंगल पर है, तो tan इनवर्स, ऊपर y का कोऑर्डिनेट नीचे x का, तो y का कोऑर्डिनेट क्या है -3 और x का कोऑर्डिनेट क्या है 4। तो यहां से आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस आपके पास कैलकुलेटर ना हो या ऐसी वैल्यू ना हो जिसको आप कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ गया थीटा tan इनवर्स -3/4। इसका डायरेक्ट मेथड क्या था, शॉर्टकट यहां पर देखते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो, ये शॉर्टकट कब यूज होगा, जब आपने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो डिस्प्लेसमेंट की, और आपको डाटा किस फॉर्म में गिवन हो, आपको डाटा गिवन हो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि आपको डाटा x, y और z की फॉर्म में गिवन हो। तो आपने किस शॉर्टकट को यूज करना है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपने डायरेक्ट उनके दरमियान मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की फाइंड करनी हो। फार्मूला है √x2 - x1 होल स्क्वायर। हमने भी तो यही किया था, x को x से सब्ट्रैक्ट किया था, प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो हमने जो पूरा मेथड किया, हम इस मेथड से डायरेक्ट उसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते थे। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे डेटा के अंदर ये है x2, ये है y2, मेरे डेटा में ये है x1 और ये है y1, और दोनों केसेस में z एक्सिस नहीं है, तो z कितना होगा, 0 होगा। डिस्टेंस फार्मूला तब यूज होता है जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। दोबारा देख लें, अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके x, y और z कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो आपने डायरेक्ट जब कैलकुलेट करना है उनके दरमियान डिस्टेंस, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, √ x2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे x1 होल स्क्वायर, y2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे y1 होल स्क्वायर, और इसी तरह से z2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे z1 होल स्क्वायर। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसको दोबारा देख लीजिएगा, अगर कोई मसला हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। फार्मूला बच्चे, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन हो कि फर्ज करो बॉडी ए से मूव करके बी पॉइंट पे गई, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, फर्ज करो 2 3 4 वैल्यू गिवन होगी, और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2 z2। आपको कहा जाता है कैलकुलेट करो ए से बी जब बॉडी मूव की तो इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो आपने ये फार्मूला यूज करके डायरेक्ट फाइंड कर लेना। तो जो मैंने तरीका आपको बताया उस तरीके को इसके थ्रू करना, सॉल्व हो जाएगा। जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। बार बार देखेंगे एक चीज को तो कई दफा बार बार देखने से वो चीज क्लियर हो जाती है। अब यहां पर मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूंगा। फर्ज करो हमारे पास जब एंगल फाइंड करने लगे tan इनवर्स, तो वैल्यू कुछ इस किस्म की आई कि y कोऑर्डिनेट -1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक है, अब ये जो है सॉल्व होने से आ गया tan इनवर्स -1। अब एग्जामिनर आपको tan इनवर्स -1 ऑप्शन में नहीं देता और उसकी जगह पर यहां पर एक एंगल गिवन है, तो बताओ ये एंगल कौन सा होगा। मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं। ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 135 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 225 डिग्री है, या फिर ये एंगल 315 डिग्री है। क्या आंसर होगा इसमें से। ये फर्ज करो अगर आपका वेक्टर ऐसा आया जिसका x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट +1 है, तो एंगल क्या आएगा। गलती कर रहे हैं बच्चे, गौर से देखो। मैंने जो आपको ऑप्शंस दी उसमें आपके पास y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। y नेगेटिव और x पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, ये चौथे क्वाड्रेंट में होता है। अब गौर से देखें और बताएं इनमें से कौन सा एंगल है जो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है।
इनमें से कौन सा एंगल है जो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है? आंसर आपके पास क्या होगा? डेल्टा। डेल्टा आपके पास राइट आंसर है, 315 डिग्री। क्या है? 315 डिग्री। इसको आप यूं भी याद रख सकते हो कि जो tan इनवर्स 1 है ये 45 डिग्री होता है। अगर tan इनवर्स 1 45 डिग्री है तो tan इनवर्स -1 -45 डिग्री है। सुन लें बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर tan इनवर्स 1 45 है तो tan इनवर्स -1 -45 है। अब एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, आपका एंगल पॉजिटिव होता है। और जब भी आप एंगल क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं तो आपका एंगल क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये जो -45 है ये बेसिकली एक तरह का क्लॉकवाइज एंगल है। तो क्लॉकवाइज एंगल क्या बनेगा? चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है ना, तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला एंगल आपका -45 डिग्री है। तो मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल -45 है तो बाकी ये रिमेनिंग एंगल कितना है? क्या ये रिमेनिंग एंगल फाइंड करने के लिए 360 डिग्री -45 नहीं होगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? 315 डिग्री। और इसकी जरूरत थी भी नहीं ऐसे करने की, हम डायरेक्ट बता सकते थे कि अगर हमें नजर आ रहा है कि हमारा y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये चौथा क्वाड्रेंट है। 45 डिग्री पहले क्वाड्रेंट के अंदर होता है, 135 दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, 225 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और ये किस में होता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये आपने याद रखना है कि कई दफा ऐसे एंगल भी आते हैं, आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो एक तरह की आपकी रिवीजन हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट के हवाले से लास्ट पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज भी एलएमएस पे देख रहे हो और पास पेपर में भी आ चुके हैं, कि कई दफा हमें सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आते हैं और सर्कुलर मोशन के अंदर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल मैं लेता हूं एक सर्कुलर पाथ की। लेट्स से हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है दैट इज O, और हमारे पास इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज R। इन सर्कुलर पाथ के अंदर हम पॉइंट्स को डिवाइड कर देते हैं कि ये पॉइंट मेरे पास A है जो बेसिकली 0 डिग्री कंसीडर होगा, ये पॉइंट हमारे पास B ये 90 डिग्री कंसीडर होगा, ये पॉइंट हमारे पास C A के मुकाबले में ये 180 डिग्री कंसीडर होगा, ये पॉइंट हमारे पास D और A के मुकाबले में ये 270 डिग्री कंसीडर होगा। और दोबारा जब A पर आ जाओगे तो वो एंगल पूरा घूमकर कितना हो जाएगा? वो 360 डिग्री हो जाएगा। अब हमें एग्जामिनर ये कहता है कि इन 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करो। अब मैं आपको डिफरेंट तरह से इसको समझाता हूं टेबल की फॉर्म में। अगर मैं इन पॉइंट्स की फॉर्म में लूं तो मेरे पास पॉइंट A B, बजाय लाइव चैट में बातें करने के सुन लें, A B C D और A। इन पॉइंट्स के अलावा हम बात कर लेते हैं टाइम की। एक सर्कल के 4 हिस्से किए ना, जब 4 हिस्से किए तो A पॉइंट पे टाइम कितना होगा? 0। B पॉइंट पे टाइम कितना होगा? B पॉइंट सर्कल का चौथा हिस्सा है तो T/4। C पॉइंट सर्कल का हाफ है T/2। D पॉइंट सर्कल का 3/4 है तो ये 3/4 ऑफ T आएगा। और दोबारा A पर आ गए, टाइम T मुकम्मल हो गया, क्लोज पाथ बन रहा है। टाइम के अलावा आप एंगल की फॉर्म में भी ले सकते हो। यहां पर आपका एंगल 0, यहां पर आपका एंगल 90, यहां पर 180, उसके बाद 270 और आखिर में 360। इसको आप 90 को π/2 भी लिख सकते हो, 180 को पाई, 270 को 3 π/2
और 360 को 2 पाई। इसके अलावा हमारे पास ये चीजें मेंशन हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन भी, कि यहां रोटेशन 0 है, यहां आपकी रोटेशन कितनी हुई 1/4, यहां आपकी हाफ रोटेशन हुई, यहां पर आपकी रोटेशन 3/4 हुई, और आखिर में आपकी रोटेशन कितनी हो गई, आपकी 1 रोटेशन हो गई। अब मुझे इन तमाम पॉइंट्स पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना, तो दो हम यहां पर मजीद कॉलम्स ऐड कर लेते हैं, और एक कॉलम और भी करना चाहें तो रेशो का भी, क्योंकि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगी तो आप रेशो को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं ए से। ए पॉइंट तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, रेस्ट पोजीशन है। अगर रेस्ट पोजीशन है तो वहां पर आपके पास जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी 0, आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 0। अब आ जाए पॉइंट बी पर। जब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, ए से कहां गई, बी पॉइंट पे, तो आपने सर्कल का 1/4 हिस्सा कवर किया। आपसे पूछा जाता है बताओ इस हिस्से में डिस्टेंस कितना है, इस हिस्से में डिस्टेंस कितना है। तो देखो सर्कल की टोटल लेंथ होती है सरकमफेरेंस। अगर सर्कल का 1/4 हिस्सा है तो आप सरकमफेरेंस को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर सर्कल कंप्लीट होता तो डिस्टेंस होता सरकमफेरेंस। अब सर्कल का 1/4 पार्ट है तो आप क्या करोगे, 2πr को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, या आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, πr/2। आगे चलो, बॉडी आ गई पॉइंट सी पर। जब बॉडी पॉइंट सी पे आई आपका आधा सर्कल मुकम्मल हो गया। जब आधा सर्कल मुकम्मल हुआ तो आपका डिस्टेंस कितना है, आपके सरकमफेरेंस का हाफ। क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, वो आपके पास ये जो कर्व पाथ है इसकी लेंथ है, लंबाई इस कर्व पाथ की, और इस कर्व पाथ की लंबाई फाइंड करने के लिए सरकमफेरेंस को यूज करेंगे। तो आपने आधे सर्कल में 2πr का हाफ लिया। जब 2πr का हाफ लिया तो ये आ गया πr। पॉइंट डी पे कितना आपके पास सर्कल कंप्लीट हो गया, 3/4। जब सर्कल 3/4 कंप्लीट हुआ तो सरकमफेरेंस भी कितना होगा, 3/4। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना। तो आपके पास अब जो रिजल्ट आएगा, 2 डिवाइड करोगे 4 से तो यह आएगा 3πr/2। और जब बॉडी दोबारा पॉइंट ए पर आ जाएगी, जब बॉडी दोबारा पॉइंट ए पर आ जाएगी तो उसका सर्कुलर लूप मुकम्मल हो गया, एक कंप्लीट सर्कल हुआ, 1 रोटेशन, तो सरकमफेरेंस भी कितना हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा 2πr। तो डिस्टेंस तो आसान है। ऐसे ही मैं अगर आगे चलता जाऊं, मैं बजाय कहूं कि 1 रोटेशन के मेरे पास कितनी रोटेशंस हैं, ये चलते चलते मेरे पास n नंबर ऑफ रोटेशंस हैं। तो n नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए आपके पास डिस्टेंस कितना होगा, आप सिंपल कहोगे n टाइम्स 2πr। 3 रोटेशंस हैं तो 3 टाइम्स 2πr, 6 हैं तो 6 टाइम्स 2πr, और ये चलता रहेगा। तो एक आपके पास n रोटेशंस के लिए आ गया n टाइम्स 2πr। n चाहे 4 है, 4.5 है, 3 है, 3.5 है, आप इसको फाइंड कर लोगे। अब आए डिस्प्लेसमेंट की तरफ, जो ज्यादा जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो जब बॉडी पॉइंट ए से मूव करके बी पर गई, अब सुने इसको, जब बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे गई तो आपके पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल ए पर होगी और हेड बी पर होगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करोगे टेल ए पर और हेड कहां पर, बी पर। अब ये वो वेक्टर है जिसकी लेंथ मैंने मालूम करनी है, क्योंकि अगर मैं इस वेक्टर की लेंथ मालूम कर लूंगा तो बेसिकली मैं डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लूंगा। अब मुझे बताएं, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हुए जब आपने वेक्टर ड्रॉ किया तो क्या आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गई, और इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो बेस है वो भी आ रहा है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो भी आ रहा है। तो अगर आपको बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो क्या हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट नहीं हो जाएगा। बेस भी पता है,
परपेंडिकुलर भी पता है, तो क्या हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? तो हम जब इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हुए डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे ए से लेकर बी तक, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मैं यूज करूंगा पैथागोरस, और पैथागोरस के अकॉर्डिंग बेस आर, परपेंडिकुलर आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से क्या होगा? कैंसिल। यहां बड़ा एक बेसिक मैथमेटिक्स का रूल समझ लें जो आपने गलत नहीं करना। अगर दो चीजें ऐड हो रही हो और उनके ऊपर अंडर रूट हो, या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उनके ऊपर अंडर रूट हो, तो वो अंडर रूट सेपरेट नहीं होता, वो बेसिकली उन दोनों के सम या उन दोनों के डिफरेंस पे होता। लेकिन अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो या दो चीजें डिवाइड हो रही हो, तो वो अंडर रूट उन दोनों पे सेपरेट होता है, यूं। और डिवाइड हो रही हो तब भी x और ये y। तो यहां पर 2 और r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर 2 और r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां अंडर रूट ऑफ 2 अलग है और अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर अलग है। तो सिर्फ r का अंडर रूट कैंसिल होगा। जब r का अंडर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आपके पास सिंपली आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2r, अंडर रूट ऑफ 2r। यह आपका डिस्टेंस फाइंड हो गया। आगे चलें पॉइंट बी पर। जब आप पॉइंट बी पे पहुंचे तो अब आपको सी पर हाफ रोटेशन, अब आपको सी पॉइंट पे फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट। सी पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है? डिस्प्लेसमेंट। क्या करूंगा? ए से लेकर सी तक एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा। जब ए से लेकर सी तक वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो मुझे इस वेक्टर की लेंथ को मालूम करना है। तो क्या बच्चे, ए से लेकर सी तक ये जो वेक्टर है ये सर्कल का डायमीटर नहीं है? और सर्कल का डायमीटर क्या होता है? 2r। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास आधा सर्कल कंप्लीट होता है, सरकमफेरेंस हाफ होता है ए से लेकर सी तक, तो उस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो सर्कल का डायमीटर होता है। और सर्कल का डायमीटर किसके इक्वल है? वो 2r के इक्वल है। तो ये आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और पास पेपर में सेमी सर्कल का क्वेश्चन आया हुआ है कि सेमी सर्कल में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसके इक्वल होती है? आप कहोगे 2r के इक्वल। रिवर्स भी पूछ सकता है कि सर्कल में वो कौन सा पॉइंट होता है जहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के इक्वल होती है? आप कहोगे सेमी सर्कल। जब भी सेमी सर्कल होगा आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 2r के इक्वल होगी। अब आ जाए नेक्स्ट 3/4 पे। जब आप 3/4 पे पहुंचे तो पॉइंट सी यहां पर आ गया। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल से फाइनल वो यहां से यहां तक होगा। हमेशा वेक्टर इनिशियल से ड्रॉ करना। अब आपने जब यहां से लेकर यहां तक ये वेक्टर ड्रॉ किया तो और से देखें बच्चे, ए से बी और ए से डी दोनों केसेस में ट्राइंगल एक जैसी नहीं है। और दोनों केसेस में ट्राइंगल एक जैसी हैं तो दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी तो सेम आएगी। क्यों? दोनों केसेस में बेस आपकी आर है, दोनों केसेस में परपेंडिकुलर आपका क्या है? आर। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब बॉडी पॉइंट सी पे आती है, ए से सी पे आती है, तो हमारे पास वही ट्राइंगल बन जाती है जो ए से बी। तो मैं यहां पर दोबारा जब डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करूंगा तो पैथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम आर स्क्वायर और ये अंडर रूट ऑफ 2r के इक्वल है। एक जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा, ए से बी और ए से सी क्या डायरेक्शन सेम है? ए से बी या ए से सी क्या डायरेक्शन सेम है? सॉरी बिल्कुल सही आंसर है, डायरेक्शन सेम नहीं है। कैसे? जब आप ए से बी ले रहे हो तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और जब आप ए से डी ले रहे हो तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो यहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट जो आ रही है अंडर रूट 2r वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, और यहां पर जो अंडर रूट 2r आ रही है ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं। और लास्ट पॉइंट, जब दोबारा पॉइंट ए पर आ जाओगे, जब दोबारा पॉइंट ए पर आ जाओगे तो आपने बेसिकली एक कंप्लीट
राउंड कर लिया। कंप्लीट राउंड का मतलब होगा कि आपने क्लोज पाथ ले लिया, और क्लोज पाथ के अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है, वो जीरो होती है। तो पॉइंट ए के ऊपर वापस आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई। अब आपने हर पॉइंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। अब आपसे एग्जामिनर बजाय ये वैल्यूज फाइंड करने के ये भी तो कह सकता है कि आप इनकी रेशो को कैलकुलेट करो। तो अगर आपको वैल्यूज ये फाइंड हो गई तो आप इजीली अब आप रेशो को कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको रेशो लास्ट में कैलकुलेट करके देता हूं कि अब रेशो कैलकुलेट करनी है किसकी, ये पहले से डिफाइन होगा। मुझे रेशो फाइंड करनी है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। हर एक जो आंसर आया उसमें डिस्टेंस को रखो न्यूमरेटर में, डिस्प्लेसमेंट को डिनोमिनेटर में। अगर बिल्कुल ऑपोजिट होते तो फिर नेगेटिव साइन यूज करते हैं। बच्चे फर्स्ट और फोर्थ नहीं है। इस एंगल को देखो तो ये आपका एंगल 90 से बड़ा है और ये एंगल 270 से छोटा है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बनेंगे आपके। आराम से ड्रॉ करके इसको देखिएगा, डायरेक्शन सेम नहीं है। रेशो की बात करने लगे। पहले केस में डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस आपके पास है पाई आर बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट आपके पास है अंडर रूट ऑफ 2r। आर से कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर आएगा पाई ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 2। पाई ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 2। सेकेंड पॉइंट में आपका जो डिस्टेंस है वो पाई आर है, आपकी डिस्प्लेसमेंट 2r है। आर से कैंसिल होगा, आपकी रेशो आएगी पाई बाय 2। थर्ड केस में आपका जो डिस्टेंस है वो 3 पाई आर ओवर 2 है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास अंडर रूट ऑफ 2r है। आर से कैंसिल होगा, 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई, यह आएगा 3 पाई ओवर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2। और लास्ट आपके पास केस, उसमें आपका डिस्टेंस तो 2 पाई आर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो तो वो आपके पास अनडिफाइंड आती है, इंफिनिटी। नेगेटिव साइन तब आता है जब बिल्कुल ऑपोजिट हो, 180 डिग्री पर हो। तो ये दोनों 180 डिग्री पर नहीं है, इस वजह से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मैं नहीं कहूंगा। मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उसके मुताबिक बात करूंगा, लेकिन नेगेटिव्स का साइन मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्शन नहीं पूछी जाती, डायरेक्शन को ना सोचें। वो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कहा कि ये ना सोचिएगा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, एक में आपके मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है। अब एक पॉइंट माइंड में आता है कि ये जो मैंने बातें सारी कही, ये तो मैंने 4 एंगल्स के लिए कही, 0, 90, 180, 270। अगर इनके अलावा कोई और एंगल होता तो फिर, तो कोई और एंगल बच्चे होता या ना होता, आपको मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का शॉर्टकट बता देता हूं कि जब भी आपने सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी हो, शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन, तो क्या तरीका होगा उसका। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और ये जो शॉर्टकट मैं यहां बता रहा हूं ये रिलेटिव वेलोसिटी का शॉर्टकट है। रिलेटिव वेलोसिटी के शॉर्टकट भी इसी तरह से है। वहां पर आता है फार्मूला v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर माइनस 2 टाइम v1 v2 कॉस थीटा। आपने करना क्या है, आपने v1 और v2 की जगह r लिख देना है। तो यहां पर आप लिखोगे, मैं आपको एक और तरह से लिखवा देता हूं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम ए बी कॉस थीटा। यहां पर आपके पास ए और बी आर के इक्वल है। तो जो शॉर्टकट आपका बना वो ये बना, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर माइनस 2 टाइम आर स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना ये जरूरी है।
बच्चे मैंने लाइव क्लास में आपको पहले बताया था, जब पढ़ा रहा हूं तो बीच में कोई कमेंट्स नहीं करने, लेकिन आप लोग नहीं रुकते हो। मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा, जो जवाब देना होगा उसका जवाब दूंगा। वाइब्रेटरी मोशन हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे मैं वहां बताऊंगा, वो सिंपल है। कोऑर्डिनेटर वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सब्र करें। एक ही मैसेज को बार बार ना किया करें, आपकी वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अब इस फार्मूला को यूज कैसे करना है, पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं जो आपने भी पढ़ी। फर्स्ट करो 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, आप इसको अप्लाई करें। अब 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए जरूरी है कि आपको कॉस 90 डिग्री की वैल्यू पता हो। तो कॉस 90 की वैल्यू याद रखें 0 होती है। ये बताऊंगा मैं आपको किसी क्लास में शॉर्टकट भी कि कैसे कर सकते हैं। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो डिस्प्लेसमेंट की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस कॉस 90 0, यह आपके पास 0 आ गया, ये पूरी टर्म 0। तो बचा क्या, बचा सिर्फ अंडर रूट 2r स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल होगा तो आंसर आपके पास आ गया अंडर रूट 2r। अब कोई और एंगल लें, क्या लाजमी है कि 90 वगैरह ही हो, नो। अगर आपके पास एंगल फर्ज करो 60 डिग्री होता फिर, तो फिर आप क्या करोगे, cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर नेगेटिव 2r स्क्वायर, और cos 60 1/2, यह आ गया 1/2, 2 से कैंसिल हो गया। अब जब 2 से कैंसिल हुआ तो यह आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ 2 टाइम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब डिफरेंस लेंगे यह आएगा आर स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया। तो कोई भी एंगल गिवन हो आप इजीली फाइंड कर सकते हो इस शॉर्टकट से कि हमारे पास उस सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखना है कि आप इसको सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यूज करते हो। तो कॉस की वैल्यू का पता होना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप इसको कर भी नहीं सकते। क्वाड्रेंट को मैं एक्सप्लेन कर दूं, जहां पर क्वाड्रेंट में इशू था आपको, अब वो देख लीजिएगा। फिजिक्स को विजुलाइज करके पढ़ें, फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि जुबानी चीजें हो जाएं। जब तक आप इसको विजुलाइज करके नहीं पढ़ेंगे, ड्रॉ करके नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी। अब मैंने काम किया, मैंने 4 क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ कर दिया, 60 पे करवा दिया बच्चे, फिर वही बात जो करवा दी है उसी को आप बार बार पूछते हैं। अब जरा गौर से जो ऊपर एंगल थे उनको देखें। आपके पास जो पॉइंट ए टू बी था ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं अगर यहां ड्रॉ करूं तो ये वेक्टर यहां ड्रॉ होता है, और कोई जबरदस्ती आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। कैसे पता चला ये वेक्टर यहां पर है, इसके एंगल से। एंगल हमेशा देखना होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंगल हमेशा देखना होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहां पर आपके पास जब एंगल देखोगे तो यहां से यहां तक ये एंगल देखें जरा, और मुझे ये एंगल देख के बताएं क्या ये एंगल 90 से बड़ा है या छोटा है। क्या जब मैंने ये ड्रॉ किया जो पॉइंट ए से लेकर बी तक था, क्या ये एंगल 90 से ग्रेटर है, छोटा है? 90 से ग्रेटर है। और क्या ये 180 से लेसर नहीं है? ये 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेसर है। तो जब 90 से ग्रेटर 180 से लेसर हो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैंने यही बात यहां पर कही थी आपको कि ये आपके पास कहां लाया करता है, ए टू बी सेकंड क्वाड्रेंट में। दूसरा जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया वो कुछ इस किस्म का था, इसको भी आप जबरदस्ती कहीं और ड्रॉ नहीं कर सकते, ये यहीं पर ही आएगा। क्योंकि जब आप इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, इस वेक्टर का जब आप एंगल लेंगे तो ये इसका एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से। अब जरा इस एंगल को देखें, ये 180 से ग्रेटर है, 270 से लेसर है।
ये 180 से ग्रेटर है और 270 से लेसर है। तो 180 से ग्रेटर और 270 से लेसर, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो ये पॉइंट मैंने वहां पर कहा था आपको कि ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, और फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे आज के लेक्चर को। ये सॉल्व नहीं किया मैंने, रिपीट किया पॉइंट, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। जो चीज ना समझ आए, लेक्चर आपके पास अवेलेबल होगा। और अगर आप लोग बाज नहीं आएंगे ना इस लाइव चैट के अंदर, तो हम लाइव क्लासेस को खत्म कर देंगे। हमने लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट की हैं कि ताकि आप उसका फायदा उठा सकें, ना कि आप लोग हमें भी डिस्टर्ब करें और आप लोग बाकी जो क्लास ले रहे होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करें। बच्चे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसे एंगल लेते हैं? जो लाइन ड्रॉ हुई होती है वहां से लेकर उस पॉइंट तक एक कर्व ड्रॉ करो, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर आपका एंगल 30 हो, 60 हो, 45 हो। और बच्चे खुद भी कर लीजिएगा, मैं आपको cos 30 की वैल्यू बता देता हूं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसको भी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। √3/2 होता है 0.866 और 1/√2 होता है 0.707, इसको खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, आप सुबह सुबह घर से एक वॉक के लिए निकलते हो। सबसे पहले आप जाते हो 300 मीटर नॉर्थ। बताऊंगा बच्चे, ट्रिक्स बताऊंगा आपको कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, आज हम इसको कवर कर लें, कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा। 300 मीटर जाता है वो नॉर्थ, उसके बाद वो 200 मीटर मूव करता है ईस्ट, और फिर इन द एंड वो 800 मीटर मूव करता है टुवर्ड्स वेस्ट। पहले गया नॉर्थ की तरफ, फिर गया ईस्ट की तरफ, फिर गया वेस्ट की तरफ। आपसे दो सवाल है मेरे। पहला मेरा सवाल यह है कि बताएं टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, और दूसरी चीज आपने मुझे बतानी है कि उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट को एग्जामिनर एक और तरह से भी पूछ सकता है, और वो क्या तरीकाकार होता है, वो बजाय टोटल डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज करने के वो ये वर्ड यूज करेगा कि हाउ फार, वो कितना दूर है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन या होम, कि वो अपने घर से कितना दूर आ चुका है। तो इन दोनों का मतलब ये होगा कि आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, और जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे तो आपने मैग्नीट्यूड भी बतानी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। देखिए, डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फाइंड करने में तो कोई मसला नहीं है, डिस्टेंस सम होता है। तो डिस्टेंस तो आप सिंपली फाइंड कर लेंगे सम से, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। आप कहोगे 300 मीटर नॉर्थ है जमा 200 मीटर ईस्ट है जमा 800 मीटर वेस्ट है, तीनों को ऐड किया 3 + 2 5 + 8, टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 1300 मीटर। मसला डिस्प्लेसमेंट का कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करनी है, और मैं आपको बजाय लेंथी मेथड बताने के इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूं। सुने और उसको फॉलो करें, और आइंदा कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको अप्लाई करें। देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लें, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या करना है आप लोगों ने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को ड्रॉ कर लेना है। फिर आप इसको रिप्लेस कर दो एक्स वाई
एक्स एक्स है। अगर ईस्ट आपका पॉजिटिव एक्स है तो वेस्ट आपका नेगेटिव एक्स है। अगर नॉर्थ आपका पॉजिटिव वाई है तो साउथ आपका नेगेटिव वाई है। मैं कर सकता हूं ना ये काम कि मैं एक्स एक्स और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को रिप्लेस कर दूं, क्योंकि दोनों प्लेन में होते हैं, जी एक्सिस की बात ही नहीं हो रही। तो ईस्ट एक्स तो वेस्ट नेगेटिव एक्स। अगर नॉर्थ पॉजिटिव आए तो साउथ नेगेटिव आए। अगर आपको यह पता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर्स। एक्स पॉजिटिव आई होता है तो नेगेटिव एक्स नेगेटिव आई होता है। अगर वाई पॉजिटिव जे होता है तो साउथ आपका नेगेटिव जे होता है। मैंने क्यों ये काम आपको बताया कि आइंदा कभी भी ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आए तो आपने बजाय पूरी डायग्राम ड्रॉ करने के उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए एक वेक्टर लिख देना। अब लिखना कैसे है? 300 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ के साथ जे आएगा, आप लिख दोगे 300 जे, 300 जे। ईस्ट के साथ आई आएगा और ईस्ट पॉजिटिव, ये 200 आई आ गया। वेस्ट के साथ नेगेटिव आई आएगा, आप नेगेटिव 800 आई लिख दोगे। अब जरा इसको सॉल्व करें तो वेक्टर क्या बना? पॉजिटिव 200 माइनस 800, यह आएगा माइनस 600 आई प्लस 300 जे। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। जब वेक्टर आ जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप क्या करोगे? आप एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लोगे प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो है ना, तो ये हो जाएगा 36 10 पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो है 10 पावर 4। 36 प्लस 9 क्या होता है? 45। यह आ गया 45 10 पावर 4। अब 10 पावर 4 का अंडर रूट क्या होता है? 10 पावर 2। मसला 45 के अंडर रूट का है। 45 का अंडर रूट ले लें, आपका आंसर आ गया। अब आपको मैं बताता हूं 45 का अंडर रूट कैसे लेना है। शॉर्टकट मैंने वैसे एक बना के वीडियो अपलोड भी की हुई है चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। 45 को हम लिख सकते हैं ना 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3 और 5 का अंडर रूट होता है 2.2। यह आपका आंसर आ गया। 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है 2.2 इंटू 3? 2.2 इंटू 3 क्या होता है? 6.6। तो ये आपका आंसर आ गया 6.6 10 पावर 2 और यूनिट आपके पास क्या होगा? मीटर। मैग्नीट्यूड आ गई। अब बारी है डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन को सुनिएगा। आपका y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। किस क्वाड्रेंट के अंदर y पॉजिटिव और x नेगेटिव होता है? दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर। किस क्वाड्रेंट के अंदर y पॉजिटिव और x नेगेटिव होता है? कहां होता है ये? दूसरे क्वाड्रेंट में। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में होगा तो दूसरे क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन भी आ गई नॉर्थ वेस्ट। तो आइंदा कभी ये क्वेश्चन आए तो आप इसको इस रूल से कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट और कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहां पर एक और बात बताता जाऊं। आप कई प्रैक्टिस बुक में ऐसा क्वेश्चन करोगे जहां पर आपको एग्जामिनर कहेगा कि बॉडी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा भी मूव कर गई। जैसे मैं अगर कहूं कि पहले बॉडी मूव करके गई नॉर्थ की तरफ, फिर मूव करके गई ईस्ट की तरफ, तो ये दोनों चीजें प्लेन में है। नॉर्थ भी प्लेन में है, ईस्ट भी प्लेन में है। इसके बाद वो कहती है बॉडी कि बॉडी मूव कर जाती है वर्टिकली अपवर्ड। अब बच्चे देखो गौर से कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो प्लेन में थे, लेकिन जब वो बॉडी मूव करके जाएगी वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड ये उन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि एक्स वाई के अलावा तीसरा एक्सिस कौन सा होता है? एक्स वाई के अलावा तीसरा एक्सिस होता है जी। तो अगर आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए आई नेगेटिव आई जे और नेगेटिव जे यूज किया, तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए क्या यूज करोगे आप? के। और अगर वो आपको कहता कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव की, तो वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए क्या यूज करते हैं आप? अगर वो मूव करती वर्टिकली
डाउनवर्ड, तो फिर आप उसके लिए क्या यूज करते? आप उसके लिए यूज करते नेगेटिव के। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको कहा जाए कि बॉडी पहले गई नॉर्थ की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ, फिर वेस्ट की तरफ, और आखिर में वो मूव कर गई परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो आपने पहले आई और जे यूज किए, परपेंडिकुलर अपवर्ड के लिए के और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव के। नुमान मुगल, आप पहले ही लेक्चर छोड़ जाओ, आप क्या वेट कर रहे हो रुकने का? मैं क्या जबरदस्ती आपको पढ़ा रहा हूं? आपको वैसे ही लेक्चर के मुकने का शौक है तो पहले ही आप छोड़ के चले जाओ, ना जबरदस्ती लेक्चर लो। चलें, ये हो गया आपके पास आज का टॉपिक लेक्चर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हमने बड़ा थॉरोली डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, छोटी छोटी चीज़ें जो कवर हो सकती थी वो हमने कवर की। शॉर्टकट में ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट नहीं है, ए और बी वेक्टर्स हैं रहमान, और ए और बी वेक्टर्स हमने एक शॉर्टकट बना के लिखा और उसकी जगह आर और आर लिखा, क्योंकि जब आप सर्कुलर मोशन के अंदर ट्राइंगल बना के सॉल्व करते हो ना, तो बेसिकली उस ट्राइंगल के अंदर आपके पास एक वेक्टर तो वो है जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, उसके अलावा ये जो वेक्टर है ये ए और बी है, और इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू क्या है? वो आर के इक्वल है। तो बाकी इंशाल्लाह अब आपकी